नमस्कार। इग्नू आरसी लखनऊ के स्वयं प्रभा चैनल पर आज बीपीएससी 134 के पाठ्यक्रम का कोड के अंतर्गत इकाई 3 वैश्विक व्यवस्था का विकास, जो कि विश्व युद्ध द्वितीय तक का अध्ययन क्षेत्र कवर करता है, का अध्ययन किया जाएगा। अध्येताओं, वैश्विक व्यवस्था का विकास का यह अध्याय हमें इस बात से अवगत कराता है कि मानव जीवन का सामाजिक और राजनैतिक सफर वर्तमान तक कैसा रहा है। यदि मानव जीवन को देखा जाए तो उसका प्रारंभ आदिम खानाबदोश जीवन से प्रारंभ होता है। आदिम खानाबदोश जीवन, जिसे हम आदिवासियों के नाम से जानते हैं, से कृषक व्यवस्था में प्रवेश करता है मानव जीवन। जब कृषक व्यवस्था अपने उन्नति पर होती है तो प्राचीन सभ्यताओं का विकास प्रारंभ होता है। प्राचीन सभ्यताओं का विकास एवं विनाश भी इस अध्याय का मूल विषय है। इसके पश्चात हम इस अध्याय में राजनैतिक जीवन में धर्म और अंधविश्वास का अंधानुकरण भी देखेंगे कि किस प्रकार राजनैतिक सत्ता एवं धार्मिक सत्ताधीशों की आपसी उठापटक या खींचतान में एक अंधकार युग उपजता है। आखिर अंधकार युग की भी समाप्ति होती है और पुनः यूरोपीय सभ्यता का विकास होता है। यह यूरोपीय सभ्यता जो बुद्धिवाद पर आधारित है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है, का विकास होता है। इस यूरोपीय सभ्यता के साथ वैज्ञानिक सोच, औद्योगिक क्रांति, संचार क्रांति भी आती है। इन क्रांतियों से एक औद्योगिकवाद का स्वरूप उपजता है। फलस्वरूप औद्योगिकवाद के विस्तार के कारण वह यूरोपीय नगर राज्य, यूरोपीय देश साम्राज्यवाद का प्रसार करते हैं और उपनिवेशवाद की स्थापना करते हैं। उपनिवेशवाद की स्थापना में यूरोप के कई देश आपस में युद्ध करते हैं और यह युद्ध विश्व युद्ध प्रथम के रूप से जाना जाता है। उसके पश्चात की कुछ राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक मतभेदों के कारण पुनः द्वितीय विश्व युद्ध होता है। अतः इस अध्याय में हम मनुष्य के राजनैतिक और सामाजिक सफर का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम आते हैं खानाबदोश जीवन या आदिम जीवन से निकलकर शहरी जीवन की सभ्यता की ओर, अर्थात कि कब मनुष्य शहरी जीवन में प्रवेश करता है। अगर इतिहास का अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि शहरी जीवन की सभ्यता का प्रथम ज्ञात उदाहरण मेसोपोटामिया की सभ्यता से जाना जाता है। मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का कालखंड लगभग 3500 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान का जाना जाता है। इस दौरान मेसोपोटामिया की सभ्यता ने 3 अन्य सभ्यताओं को जन्म दिया। इन सभ्यताओं के नाम क्रमशः सुमेरियन, बेबीलोन और असीरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में इन तीनों सभ्यताओं ने शहरी सभ्यता का विकास किया और सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति हुई। इस दौरान सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य कला के कई उदाहरण उपस्थित हुए। केवल मेसोपोटामिया की सभ्यता ही प्राचीन सभ्यताओं की विशेषता नहीं रही है। इसके साथ कई अन्य सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं जो विश्व के अनेक क्षेत्रों में रही।
इन सभ्यताओं में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता भी उल्लेखनीय है। मिस्र की सभ्यता के साथ साथ चीन के तरफ चीनी सभ्यता जो 1600 ईस्वी पूर्व के समय सांग राजवंश द्वारा स्थापित की गई, वह भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में जानी जाती है। अगर हम दक्षिण एशिया की तरफ देखें तो दक्षिण एशिया की एक सबसे प्रसिद्ध सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। सिंधु नदी घाटी जो सन 2600 से सन 1900 ईसा पूर्व के समय की कालावधि के रूप में जाना जाता है। दक्षिण एशिया में सिंधु नदी घाटी की सभ्यता का विस्तार यदि देखा जाए तो वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक और गुजरात के लोथल स्थान तक इसका प्रसार कर रहा है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता विशेषतः प्रसिद्ध। अगर हम इसके बाद की यात्रा करते हैं तो लगभग 500 ईसा पूर्व में एक शास्त्रीय हिंदू संस्कृति और समृद्ध संस्कृत साहित्य पर आधारित सभ्यता का विकास मिलता है। यह संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है जो अफगानिस्तान से वर्तमान बांग्लादेश तक फैली हुई। इस सभ्यता में हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए तमाम राजा महाराजा एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक और आर्थिक तरक्की या प्रगति को हम देखते हैं। खास करके स्थापत्य कला के आधार पर भी इस युग का अपना विशेष महत्व है। इसकी संस्कृति, इसकी साहित्य से ये बहुत ही उन्नत सभ्यता रही है। लगभग 1000 ईसा पूर्व भूमध्य सागर क्षेत्र में प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम की सभ्यता भी एक महान सभ्यता के रूप में स्वीकार की जाती है या जानी जाती है। प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम की जो सभ्यताएं हैं, इसके साथ ही पूर्व की जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं का अगर हम अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि इन सभ्यताओं के फलस्वरूप मानव जीवन को प्राप्त हुआ कृषि व्यवस्था पर आधारित जीवन। जब मानव जीवन कृषि आधारित जीवन पर आश्रित था तो उसके फलस्वरूप मानव को दो चीजें प्राप्त, पहला स्थायी निवास और शहरों का प्रसार। अर्थात कि मनुष्य जब कृषि जीवन में प्रवेश करता है तो वह स्थायी रूप से रहता है। अब खानाबदोश जीवन का अंत हो चुका है और शहरों का प्रसार होना लाजमी हो गया। इसके पश्चात दूसरा जो तत्व हम पाते हैं वह है लेखन की कला। जब मानव एक स्थान पर रहने लगा और उसके पास लेखन की कला आ गई तो इससे व्यापारिक और वाणिज्यिक आदान प्रदान होने लगे। वाणिज्यिक और व्यापारिक आदान प्रदान ने संचार की सुविधा प्रदान की और फलस्वरूप तमाम विश्व की सभ्यताओं में आपसी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और एक दूसरे की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात अध्येताओं, मैंने अभी पूर्व में कहा कि एक अंधकार युग आता है। यह अंधकार युग ऐसे युग के रूप में जाना जाता है जिसमें सभी सांस्कृतिक या सामाजिक या लिटरेचरी साहित्यिक चीजों पर एक तरीके से रोकथाम या रोक हो लग गई। ऐसा अंधकार युग जो कि सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक सत्ताधीशों के मध्य संघर्ष का युग रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की साहित्यिक या सांस्कृतिक या स्थापत्य कला के प्रगति के कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होते। अंधकार युग प्राचीन सभ्यताओं पर
खाना बदोश बर्बर लुटेरों की प्रवृत्ति रखने वाले आक्रमणकारियों के आक्रमण से जुड़ा। 5वीं से 6ठी शताब्दी में यूरोप के का भौगोलिक क्षेत्र में जर्मन और स्लाव आक्रमणकारियों ने यूरोप की सभ्यता में प्रवेश किया और अपने आक्रमणों एवं अपनी बर्बरियत से ऐसी सभ्यताओं को नष्ट करना प्रारंभ किया और एक नई पद्धति का विकास किया जिसमें कि किसी भी दूसरी सभ्यता को लूट कर खाना होता है। यही प्रचलन आगे रहा और 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वाइकिंग्स, मगियार और सार्किन्स जैसे बर्बर लुटेरे खाना बदोश लोगों ने सभ्यताओं को समय समय पर नष्ट किया। 1204 से 1400 के मध्य मंगोलों के आक्रमण एक सर्वाधिक बर्बर लुटेरे आक्रमणों के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने विश्व के कई सभ्यताओं को छिन्न भिन्न कर दिया। इन्होंने विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा और एशिया के राजनीतिक संगठन और यूरोप के बड़े हिस्से को बदल दिया। किंतु इन्हें केवल बर्बर और लुटेरों का इतिहास कहना ही न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कभी कभी कोई कार्य करने के प्रभाव के फलस्वरूप कुछ अन्य विशेषताएं प्राप्त होती हैं। अतः इन बर्बर लुटेरों के आक्रमणों ने एक तरफ लूट तो रखी और सभ्यताओं को नष्ट किया, किंतु इन्होंने बहुत से ऐसे मार्गों को खोजा जिन मार्गों की वजह से इन सभ्यताओं को के मध्य आपस में संपर्क की सुविधा प्राप्त हुई, जिससे आगे चलकर भविष्य का एक वैश्विक व्यवस्था का या वैश्विक विश्व के व्यापारिक मार्गों को खुलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद यदि हम आगे देखते हैं तो खाना बदोश जीवन के बाद कृषक व्यवस्था, फिर शहरी सभ्यता और उसके पश्चात जब अंधकार युग होता है और अंधकार युग का समापन होता है तो अंधकार युग के समापन के पश्चात पश्चिम का उदय अर्थात यूरोप आधारित सभ्यता का उदय होता है। अर्थात मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन के इतिहास में यूरोप की वर्तमान यूरोप की आधारित सभ्यता एक ऐसी सभ्यता के रूप में जानी जाती है जिसने अंधकार युग को समाप्त किया और मानव जीवन को एक अग्रिम यात्रा की ओर ले चला। लगभग 1500 ईस्वी में यूरोप पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की सभ्यता के केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। अर्थात यहाँ एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई, ऐसी संस्कृति विकसित हुई जिसने उसे पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण के संज्ञा से अवगत कराया। यूरोपीय सभ्यता के पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण से प्रभावित होकर गैर पश्चिम समाज ने भी राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रों में विकास के लिए यूरोपीय सभ्यताओं के देशों की नकल। 15 से 17वीं शताब्दी के मध्य पुर्तगाल, स्पेन, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच ने भारत और सुदूर पूर्व की खोज की। इन यूरोपीय सभ्यताओं के एशियाई और लैटिन अमेरिका की खोज के पीछे मंतव्य था अपने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना, क्योंकि ऐसे समय पर यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था या संस्कृति अपने अधोगति की ओर उन्मुख थी और व्यापार और वाणिज्य जैसी एक नवीन संस्कृति का उदय प्रबल था। अतः व्यापारियों एवं वाणिज्यकारों ने अपने देश की सीमा से बाहर निकलकर नए बाजार और नए क्षेत्र की तलाश करना चाहा
और उस तलाश के जुनून में भारत और लैटिन अमेरिकी देशों की खोज की गई। इन देशों की खोज के पीछे जो मंतव्य था वह पूर्णतः व्यापारिक था और इस व्यापारिक मंतव्य के चलते पूर्व यूरोपीय देशों ने मसालों, चाय, चीनी, तंबाकू और दासों का व्यापार करना शुरू किया। राजनीतिक जीवन में पश्चिम के उदय ने भारी बदलाव किया। अर्थात कहा जा सकता है यह सिद्ध है कि यूरोपीय सभ्यता लोकतांत्रिक जीवन की प्रारंभ की सभ्यता रही है। हालांकि इसके बहुत से उदाहरण भारतीय सभ्यता में भी पाए जाते हैं, किंतु वर्तमान में राजनैतिक जीवन में या राजनैतिक सिद्धांतों में जो भी उदाहरण लिए गए हैं या जो भी प्रभाव प्राप्त किए गए हैं वह यूरोपीय देशों के उदाहरणों से मिलती है। जैसे ब्रिटेन के लोकतांत्रिक और संसद के की उदाहरण से हम उसे भारत में भी स्वीकार करते। पश्चिम के उदय या यूरोपीय सभ्यता की इस राजनीतिक यात्रा में एक सबसे महत्वपूर्ण संधि वेस्टफेलिया की संधि के रूप में जाना जाता है। यह सन 1648 में की वेस्टफेलिया की संधि सन 1648 में हुई और इस संधि के फलस्वरूप मजबूत केंद्रीय सरकारों के साथ स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनाए गए। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि वेस्टफेलिया की संधि में स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों का निर्माण किया। अर्थात कि राजनीतिक जीवन में संप्रभु राज्य और संप्रभुता की अवधारणा आ चुकी थी। कृषि व्यवस्था की चरम अवस्था के कारण यूरोपीय राज्यों में या यूरोपीय संप्रभु राज्यों में सामंतवाद टूटने लगा। सामंतवाद टूटने का कारण यह भी था कि अब यह नगर या राज्य या देश अपनी कृषि व्यवस्था पर आधारित नहीं थे, क्योंकि उद्योग और औद्योगिकवाद आ चुका था और वहां के व्यापारी और वाणिज्यकारों के लिए अब उनके देश के बाजार छोटे होने लगे थे। अतः उन्हें अपने बाजार का प्रसार करना था। इस कारण सामंतवादी व्यवस्था उसमें एक अवरोध उत्पन्न हो रही थी और वह सामंतवादी व्यवस्था के विरोध स्वरूप हम पाते हैं कि यूरोपीय सभ्यताओं में व्यापारिक और व्यावसायिक वाद का शुरुआत होती है। इसके पश्चात यूरोपीय सभ्यता में बाजार और पूंजीवादी समाज का आगमन होता है। जब यूरोपीय राज्यों में या यूरोपीय देशों में पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्थापित होने लगता है तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव होते हैं। आर्थिक बदलाव में व्यापार और वाणिज्य एवं लाभ की हित पे काम करना, जबकि सामाजिक व्यवस्था में दो वर्गों का उदय हो जाना, अर्थात एक तरफ पूंजीपति और एक तरफ श्रमिक वर्ग, जैसा कि मार्क्स की थ्योरी में बताया जाता है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन औद्योगिकवाद की एक चरम अवस्था को प्राप्त करता है और इसे विश्व की कार्यशाला की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार आगे चलकर सांस्कृतिक विकास में इटली ने पुनर्जागरण किया और अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों को मिलाकर इटली संप्रभु राज्य की स्थापना की गई। यूरोपीय बुद्धिजीवियों के तर्क और वैज्ञानिक चिंतन ने तकनीक आधारित उन्नति और वैज्ञानिक सभ्यता का विकास। यूरोपीय देशों के व्यापारिक हितों ने विश्व के अन्य क्षेत्रों में, मुख्यतः भारत, अफ्रीकी देशों में शासन नियंत्रण स्थापित कर
उपनिवेश स्थापित करने की मुहिम शुरू कर दी। उपनिवेशों की चाहत ने यूरोप और एशियाई देशों को जोड़ा, जिन्हें प्रारंभिक वैश्वीकरण के रूप में जाना जा सकता है। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध उपनिवेशों के नियंत्रण को लेकर, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध तक की हम यदि सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक यात्रा को देखते हैं तो यह पाते हैं कि खाना बदोश जीवन से कृषक व्यवस्था से लेकर पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता का विकास हुआ। पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता में यूरोप के राज्यों ने अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर विश्व के तमाम देशों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया और शासन नियंत्रण स्थापित करना चाहा, क्योंकि उनका उद्देश्य मूलतः व्यापारिक हित था और इस व्यापारिक हित को साधने के लिए भारत और अफ्रीकी देशों में शासन नियंत्रण कर लेना उनके लिए काफी मुफीद था। और इस स्थिति को हम उपनिवेश के नाम से जानते हैं, अर्थात कॉलोनी। अर्थात कहने का कि यूरोपीय राज्यों, खासकर ब्रिटेन ने, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने अपने कॉलोनी का विस्तार किया और दुनिया के इन तमाम देशों पर कब्जा करके उसे अपनी कॉलोनी या अपना उपनिवेश बना लिया। यह उपनिवेश जो आगे चलकर उनके लिए कच्चा माल का स्रोत क्षेत्र रहे हैं। अब हम आते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। यह विश्व युद्ध मानव जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है, जिसका मूलतः उद्देश्य तो साम्राज्यवाद का विस्तार ही था, जो कि जैसा कि पहले के यूरोपीय नगर राज्यों ने किया। किंतु यह विश्व युद्ध यूरोप के राज्यों में जो नवोदित राज्य थे उनकी शक्ति प्राप्त करने की लालसा और विश्व बाजार में अपना स्थान बनाने का भी एक बनाने का भी एक क्षेत्र रहा है। प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा से शुरू हुआ। अध्येताओं से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि यदि वह प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध या इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहते हैं तो वह एक इंटरनेशनल मैप को अपने सामने जरूर रखें, जिससे इन बातों को समझने में काफी आसानी हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा से शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। इन मित्र राष्ट्रों को में फ्रांस, ब्रिटिश साम्राज्य, रूस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। तो दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां थी, या दूसरी तरफ जो राज्य या देश थे उन्हें केंद्रीय शक्तियों के रूप में जाना जाता है या संज्ञा दी जाती है। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में सन 1789 यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का उदय एक प्रछन्न कारण या छुपे हुए कारण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो यूरोप के कई क्षेत्र आपस में सांस्कृतिक एकता की फलस्वरूप स्वयं को राष्ट्र के रूप में जानने लगे और उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, जिसने स्वतंत्रता और संप्रभुता की मांग की। इस राष्ट्रवाद के उदय में जर्मन और इटली के राष्ट्रवाद की भावना को महत्वाकांक्षा प्राप्त हुई, और जैसा कि अभी पूर्व में बताया गया कि इटली का पुनर्एकीकरण हुआ।
उसी प्रकार जर्मन राष्ट्रवाद का भी प्रसार। अन्य कारणों में आर्थिक साम्राज्यवाद की लालसा में उपनिवेशों की चाहत थी, अर्थात जब यूरोप के अन्य राज्य जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और डेनमार्क अपने अपने उपनिवेश दुनिया में स्थापित कर रहे थे और अपने उपनिवेशों के कच्चे माल का उपयोग करके अपने देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ा रहे थे, ऐसी स्थिति में यूरोप के ये नवीन संप्रभु राज्य भी उस दौड़ में शामिल हुए और इन्होंने भी अपने आर्थिक उन्नति के लिए साम्राज्यवाद की ओर कदम बढ़ाया, जिसमें उपनिवेशों की चाहत ने आखिरकार प्रथम विश्व युद्ध की एक भूमिका तैयार कर दी। गुप्त संधियां, जो अन्य कारणों में गुप्त संधियां थी, यानी ये गुप्त संधियां यूरोप के देशों के मध्य हो रही थी, जिसने यूरोपीय शक्तियों को दो शिविरों में बांट दिया, जिसे हम आगे चलकर द्विध्रुवीय व्यवस्था या शक्ति संतुलन के अध्याय में बताएंगे। हथियारों की दौड़ तथा सैनिक शक्तियों में वृद्धि भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण थी। हथियारों की दौड़ में जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा जापान की सैन्य ताकत में वृद्धि का होना जाना जाता है। इसी के साथ समुद्र पर ब्रिटेन तथा जर्मन नौसेना के मध्य वर्चस्व की लड़ाई भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण रही। प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनुपस्थिति रही, अर्थात कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो इन देशों के मध्य उपजे विवाद को सुलझा सके या युद्ध को रोक सके। प्रेस की नकारात्मक भूमिका भी एक कारण के रूप में जानी जाती है, अर्थात मीडिया और प्रेस ने कुछ ऐसे खबरें चलाई जिनसे कि तमाम देशों के लोगों के मध्य आपस में एक नकारात्मक द्वेष का भाव संचारित हुआ। नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने प्रथम विश्व युद्ध को बजाय रोकने के उस आग में घी डालने का काम किया, जिसमें जर्मनी के कैसर विलियम और रूसी सम्राट जार और उनकी पत्नी के नाम उल्लेखनीय है। इनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने विश्व युद्ध को रोकने के बजाय उसको प्रारंभ करा दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच प्रतिद्वंदिता, यह भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण रही है। ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या। इस हत्या के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के स्लाव चरमपंथियों पर आरोप लगाया और कहा कि स्लाव चरमपंथियों को दंड दिया जाए, जिसे सर्बिया ने बहुत हद तक स्वीकार भी कर लिया। किंतु अभी आपने देखा नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जिसमें रूस के जार सम्राट और उनकी पत्नी का नाम है, उन्होंने सर्बिया को ऐसा न करने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य एक द्वेष की भावना प्रज्वलित हो गई। रूस ने सर्बिया को सहयोग दिया। जब रूस ने सर्बिया को सहयोग दिया तो जर्मनी ने रूस को ऐसा करने से मना किया, किंतु रूस के न मानने से जर्मनी ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद रूस फ्रांस तथा बेल्जियम पर भी हमला कर दिया। जब फ्रांस और ब्रिटेन ने देखा कि जर्मनी काफी तेजी से यूरोप में अपना विस्तार कर रहा है, तो फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस को सहायता दी, जिससे कि जर्मनी की यह प्रसारवादी नीति को रोका जा सके। इस तरह एक तरफ मित्र राष्ट्रों का गठजोड़ तैयार हो गया और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियों का गठजोड़ प्रारंभ
और दुनिया दो खेमों में बट गई और यह दो खेमे प्रथम विश्व युद्ध के रूप में आपस में लड़ने लगे। जर्मनी की प्रारंभिक विजय के उन्माद में जर्मनी ने अमेरिकी जहाजों पर हमला कर दिया, क्योंकि उस दौरान अमेरिकी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, किंतु वह अपने हथियारों का व्यापार करने का एक अवसर पाकर देशों को यानी कि मित्र राष्ट्रों को हथियार सप्लाई कर रहा था। ऐसे समय में जर्मनी ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया और फलस्वरूप अमेरिका का प्रवेश भी विश्व युद्ध में। जब प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम प्राप्त होता है तो यह परिणाम जर्मनी के हार और आत्मसमर्पण के रूप में होता है। ध्यान देने योग्य की बात है कि जहां जर्मनी प्रारंभिक सफलता प्राप्त कर रहा था, वहां विश्व युद्ध की समाप्ति पर वह हार गया और बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को तैयार हुआ। नवंबर 1980 में जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया और उस पर शांति संधि लागू की गई। इस विश्व युद्ध के पूर्व तक हम पाते हैं कि दुनिया एक तरीके से वैश्विक व्यवस्था में तब्दील हो चुकी है, अर्थात विश्व के तमाम देशों के मध्य आपस में एक ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक या राजनैतिक संबंध स्थापित हो चुके थे कि वह एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे और इसी प्रभाव के आधार पर ही वैश्विक व्यवस्था जैसी संज्ञा राजनीतिक इतिहास में या राजनीतिक विज्ञान में जानी जाती है। अब हम आते हैं कि शांति संधि। शांति संधि 1919 से 1920 के दौरान मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच हुई। यह शांति संधि कोई एक शांति संधि के रूप में नहीं है, बल्कि कई संधियां हुई। उन सभी संधियों को कंपाइल करके या एकीकृत करके हम शांति संधि के रूप में जानते हैं। इन शांति संधियों में एक सबसे महत्वपूर्ण संधि है जिसे वर्सल्स की संधि कहते हैं। वर्सल्स की संधि जर्मनी पर लागू की गई या लगाई गई। यह संधि एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी जो जर्मनी पर आरोपित की गई। इस संधि द्वारा जर्मनी ने अपने क्षेत्र का 15% तथा अपनी जनता का 10% खो दिया। अर्थात इस संधि द्वारा मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से उसके देश का 15% हिस्सा अपने देशों में मिला लिया और उस क्षेत्र में रहने वाली जर्मनी की लगभग 10% जनसंख्या भी दूसरे देशों में चली गई या रहने लगी। यह एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी जिसमें आगे चलकर जर्मनी के लोग हतोत्साहित हो गए। जर्मनी पर युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति हेतु भारी जुर्माना लगाया गया। अर्थात मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से यह कहा कि यह जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में हमने जो खर्चा किया है या हमने जो हमारा जो नुकसान हुआ है, आप इसकी भरपाई करेंगे। अगला कि जर्मनी को नौसेना, वायुसेना, पनडुब्बी रखने की अनुमति नहीं दी गई। इस प्रकार यदि वर्सल्स की संधि को देखा जाए तो उसमें मित्र राष्ट्रों ने एक नवोदित यूरोपीय देश को पराजित करके उसे एक कठोर संधि पालन करने के लिए मजबूर किया और उस पर ऐसी संधि आरोपित की, ऐसी शर्तें आरोपित की जिससे वह पुनः आगे अपनी आर्थिक, सैनिक कोई तरक्की न कर सके। आगे
हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। 1919 या 20 को जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो आपने देखा केंद्रीय शक्तियां पराजित हो गई। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ समय तक एक ऐसी व्यवस्था चलती है या ऐसी राजनीति होती है जिसमें मित्र राष्ट्र तो अपनी आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं, किंतु जो केंद्रीय शक्तियां हैं वह अपनी भारी क्षतिपूर्ति या जुर्माने की वजह से काफी अंधकार में चली जाती है। किंतु राजनैतिक गतिविधियों और महत्वाकांक्षाओं ने आखिर एक द्वितीय विश्व युद्ध की आधार भूमिका तैयार कर दी। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। पोलैंड के बचाव में फ्रांस और ब्रिटेन शामिल आए और उन्होंने पोलैंड को मदद पहुंचाई। जापान ने चीन पर हमला कर दिया। इटली 1940 में जर्मनी के साथ, प्रारंभ में इटली जर्मनी के साथ विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, किंतु जब उसने देखा कि जर्मनी को प्रारंभिक सफलता प्राप्त हो रही है तो इटली ने भी जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में काफी तेजी से यूरोपीय देशों में अपना प्रसार कर रहा था और सैनिक सफलता प्राप्त कर रहा था, जिसका साथ इटली में मुसोलिनी ने दिया। उसी बीच जापान ने अवसर पाकर चीन के मंचूरिया प्रांत पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा कर लिया। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। यहाँ पर पुनः ध्यान देने योग्य बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस बार भी विश्व युद्ध में शामिल तो नहीं हुआ था, किंतु उसकी व्यापारिक गतिविधियों ने पुनः इस बार जापान को मजबूर किया या जापान को प्रोत्साहित किया, जिससे जापान ने आखिरकार पर्ल हार्बर द्वीप पर खड़े हुए उनके जंगी जहाजों पर हमला किया। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए। अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 शिविर हो गए। एक शिविर या एक खेमा मित्र राष्ट्रों का था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, रूस और अमेरिका थी, तो दूसरा खेमा धुरी राष्ट्रों का था, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली शामिल थे। यह विश्व युद्ध इटली, जर्मनी और जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। इसका कारण यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुए, इसके कारणों में अगर हम जाते हैं तो वर्सेल्स की अपमानजनक संधि इसका मुख्य कारण रही है। दूसरी, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की असफलता, अर्थात राष्ट्र संघ जैसे संगठन की असफलता। यहाँ बताना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आदर्शवादी विचारकों ने यह पाया कि यह प्रथम विश्व युद्ध इस कारण हो रहा है कि कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता शक्ति नहीं है जो इस प्रकार के युद्ध को रोकने में संभव हो सके, और ऐसे तनाव को निकालने का या विमर्श का कोई प्लेटफॉर्म नहीं। इसलिए राष्ट्र संघ का विचार अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के दिमाग में आया और उन्होंने राष्ट्र संघ की वकालत की, जो कि मूर्त रूप में आया भी, किंतु राष्ट्र संघ और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाने में असफल रही। साथ ही निशस्त्रीकरण की विफलता भी रही, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो निशस्त्रीकरण की बात कही गई, अर्थात जिसमें अंतरराष्ट्रीय विद्वानों ने यह पाया कि यदि केवल अपनी सुरक्षा तक सैनिक हथियारों की
सीमा को प्रतिबंधित कर दिया जाए या रखा जा सके तो बहुत से मामलों में युद्ध नहीं होंगे। किंतु जो मित्र राष्ट्र थे, जो विजयी राष्ट्र थे, उन्होंने यह केवल जर्मनी या पराजित राष्ट्रों पर आरोपित किया और उनको तो निशस्त्रीकरण कर दिया, किंतु स्वयं के निशस्त्रीकरण के अपने किए गए वायदों से वह उन्मुख हो गए और इस कारण यह शस्त्रीकरण की होड़ ने आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर दी। विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था क्योंकि जर्मनी पर लगाया गया एक बहुत बड़ा क्षतिपूर्ति और मुआवजा जर्मनी में एक विशाल बेरोजगार वर्ग को तैयार कर रहा था। विशाल बेरोजगारी के कारण जर्मनी टूट सा चुका था, अतः उसके लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास भरने के लिए हिटलर ने एक नाजीवादी तरीके से उनके अंदर एक जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। उसी समय अमेरिका द्वारा तमाम आर्थिक सहायता दिए जाने के कारण वहां भी एक बड़ा आर्थिक संकट तैयार हो चुका था। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी संधि, जिसने कम्युनिस्ट विरोधी मोर्चा बनाया और साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहा, भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से, अर्थात युद्ध को महिमा मंडित किया गया तथा चीन, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया और पोलैंड जैसे देशों को पीड़ित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। जैसा कि पूर्व में कहा गया कि जर्मनी ने अपना 10% करीब जनसंख्या खो दिया। यह जनसंख्या उन राष्ट्रों में अल्पसंख्यक के रूप में हो गई, जबकि जर्मनी में अल्पसंख्यक यहूदियों के रूप में रहे। अब इन अल्पसंख्यकों के, जो जर्मन अल्पसंख्यक थे, उनके अंदर हिटलर के द्वारा एक महत्वाकांक्षा और एक प्रभुत्व की भावना पैदा की गई और उन्हें अपनी मांग के लिए प्रेरित किया गया और इस तरीके की ऐसी समस्याओं ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जो द्वितीय विश्व युद्ध की ओर जाता है। सारांश में हम देखते हैं तो मेसोपोटामिया की शहरी सभ्यताओं से निकलकर डार्क एज पे आना, आक्रमणकारी और उपनिवेशकारी व्यवस्था से निकलकर साम्राज्यवाद तक वैश्विक व्यवस्था का विघटन एवं प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक ऐतिहासिक घटनाएं मानव जीवन के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक सफर की ओर हमें ले चलती है। अध्येताओं, यहाँ पर यूनिट 1 समाप्त होता है और अब हम खंड 2 की ओर प्रवेश करते हैं, जिसमें 4 इकाइयां हैं, जो कि यथार्थवाद, सिस्टम सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत और रचनावाद की ओर हमें रचनावाद के बारे में बताते हैं। यह चारों सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के दृष्टिकोण से संबंधित है, अर्थात कि किन दृष्टि से हम अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें मुख्यतः यथार्थवाद है। यथार्थवाद की मूल मान्यता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में मुख्य कर्ता है, जिसके अर्थात इससे 3 अर्थ निकलते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संप्रभु राज्य और राज्यों के मध्य परस्पर संघर्ष होता है। राज्य संप्रभु करता है। प्रत्येक राज्य अपने हित और सुरक्षा के लिए शक्ति संचय करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति अराजकता का क्षेत्र है, अर्थात केंद्रीय अधिकरण या विश्व सरकार की अनुपस्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सभी राज्य असुरक्षा की भावना में रहते हैं। अगला देखा जाए तो संसाधनों पर नियंत्रण विश्व राजनीति में मूलभूत आवश्यकता है। अतः भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण की प्रत्येक राज्य को इच्छा होती है, जिस कारण सभी राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और इसी का अध्ययन यथार्थवादी दृष्टिकोण के विद्वानों ने किया है। यथार्थवादियों का अध्ययन राज्यों और सत्ताधारी वर्गों के वास्तविक व्यवहार पर आधारित होता है। अतः यथार्थवादी
अनुभवजन्य और वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं। हम यदि यथार्थवाद को देखें तो उसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो शास्त्रीय यथार्थवाद और दूसरा नव यथार्थवाद। शास्त्रीय यथार्थवाद प्राचीन बौद्धिक परंपरा है। ग्रीस, रोम, भारत, चीन की प्राचीन कार्यों में इसके आधार प्राप्त होते हैं। विचारकों के मत में प्रथम यथार्थवादी कार्य या चिंतन ग्रीक दार्शनिक थ्यूसाइड्स के पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर से मिलता है, जिसमें थ्यूसाइड्स ने नैतिकता के संशयवाद का यथार्थ विश्लेषण किया है। अर्थात थ्यूसाइड्स कहते हैं कि जो सही है यानी जो राइट है वह शक्तिशाली का किया गया कार्य है। अर्थात जो शक्तिशाली होता है वह जो कार्य करता है वह उसे सही साबित कर देता है, जबकि जो शक्तिहीन होता है वह केवल उन्हीं बातों को मानता है जो शक्तिशाली कहते हैं। भारतीय विचारों में कौटिल्य यथार्थवादी विचारकों के रूप में जाने गए हैं, जिन्होंने शासक को शक्ति संतुलन की उपयोगिता से अवगत कराया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में मैकियावेली शासक को मजबूत और कुशल होने के लिए प्रत्येक नीति को अपनाने की सलाह देते हैं। यथार्थवादियों ने थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक स्थिति से प्रेरणा ली है, किंतु यथार्थवाद के लिए मौलिक धारणाओं एवं सिद्धांतों के बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां दोनों विश्व युद्ध के मध्य की अवधि के दौरान में तैयार होती है। अर्थात दोनों विश्व युद्ध के मध्य में जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं से प्रेरित होकर यथार्थवादी विचार या सिद्धांत अपने सबसे मुख्य रूप में आए। इनमें सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारकों में E.H. कार का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द 20-year crisis 1919 to 1913 में आदर्शवादी विचारों की आलोचना की और इन आदर्शवादी विचारों को यूटोपियन दृष्टिकोण कहा, अर्थात कल्पनावादी दृष्टिकोण कहा, जो यथार्थ के धरातल पर या वास्तविकता के धरातल पर नहीं थे। E.H. कार ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विल्सन के यानी अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय पुलिस बल जैसे विषयों को आदर्शवादी इच्छा पर आधारित होने के कारण निष्प्रभावी कहा। कार यथार्थवादी विचार को एक व्यवहार के रूप में विकसित कर रहे थे, जो वैज्ञानिक रूप से दुनिया के यथार्थ को या सच को प्रस्तुत कर सके। 1940 से 1950 के मध्य मार्गेनथाउ निर्विवाद रूप से यथार्थवादी विचारक के रूप में प्रख्यात हुए। इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति के रूप में जानी जाती है। मूलतः शास्त्रीय यथार्थवाद मानव स्वभाव के संदर्भ में संघर्ष और युद्ध की प्रवृत्ति की व्याख्या करता है, जिसके मूल सिद्धांत निम्न है। पहला, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है। अध्येताओं, आप बहुत ध्यान से इस बात को समझ लें कि यथार्थवाद का जो मूल सिद्धांत है वह यह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति। दोस्तों, राज्य अहमवाद और संघर्ष में रहने के कारण सदैव शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात शक्ति प्राप्त करने की लालसा।
शासन कला इसका एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे मार्गेंथाउ ने अपने 6 सिद्धांतों के आधार पर कहा। राष्ट्रीय हित को ही यथार्थवादियों ने राजनैतिक नैतिकता कहा है। शक्ति का की राजनीति, किंतु यथार्थवादियों के विचारों में शक्ति की राजनीति का कतई यह मतलब नहीं है कि अंतहीन संघर्ष हो और युद्ध, वह युद्ध का विरोध करते हैं, केवल राष्ट्रीय हित में ही युद्ध की का समर्थन करते हैं। अब हम आते हैं नव यथार्थवाद, जो कि एक नवीन दृष्टिकोण है जिसने शास्त्रीय यथार्थवाद की आलोचना की। इसमें केनेथ वार्ड्स प्रमुख हैं, जिन्होंने थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में संरचनात्मक यथार्थवाद शब्द का प्रयोग कर शास्त्रीय यथार्थवाद की आलोचना की। शास्त्रीय यथार्थवाद की आलोचना करते हुए नव यथार्थवादियों ने कहा कि शास्त्रीय यथार्थवाद केवल राज्य की प्रकृति और कार्य के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करता, जबकि नव यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के संदर्भ में व्यवहार की व्याख्या करता है। संरचना के संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसका बिंदु है, तथा व्यक्ति, राज्य और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के व्यवहार का विश्लेषण करता। सारांशतः हम यह देखते हैं कि यथार्थवाद सिद्धांतकारों में 3 सिद्धांतकार E.H. कार, मार्गेंथाउ, केनेथ वार्ड्स बहुत ही प्रमुख हैं। कार ने के विचारों ने सोच पर इच्छा की प्रधानता का अध्ययन किया है, जबकि मार्गेंथाउ ने शक्ति की केंद्रीयता के 6 सिद्धांत बताए। वार्ड्स व्यवस्था दृष्टिकोण के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करते हैं। इसकी आलोचना युद्ध की अपरिहार्यता और राज्य के कर्ता के रूप में विशेषाधिकार देने पर होती है, किंतु समकालीन राजनीति में इसकी प्रासंगिकता है, जैसा कि 9/11 की घटना के बाद से देखा जाता है, या उसके बाद यथार्थवादी राजनीति को समझा जा सकता है। अब अध्येताओं हम अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं, जिसे सिस्टम उपागम या व्यवस्था उपागम कहा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने का या पढ़ने का एक नवीन उपागम है, जो कि शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ। सामान्यतः विश्व में प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, अतः विश्व में किसी भी घटना को समझने के लिए सिस्टम की गतिशीलता को समझना आवश्यक होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में सिस्टम उपागम अंतरराष्ट्रीय तत्वों के कार्य की जांच करके किसी घटना की समस्या को समझता है। एक व्यवस्था की 4 विशेषताएं होती हैं: तत्व, अंतर संबंध, कार्य या उद्देश्य और एक नियामक बल। इनका परस्पर अध्ययन ही किसी घटना को समझने में सहायक होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लुडविग वान बर्टालेम्फी ने अपने अध्ययन में किया है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम को सर्वप्रथम मर्टन कैप्लान ने प्रस्तुत किया। और शीत युद्ध के दौरान के वैश्विक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आधार पर कैप्लान ने 6 अलग अलग अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की को प्रतिष्ठित किया, जिसमें शक्ति संतुलन की व्यवस्था, बंधन मुक्त द्विध्रुवीय व्यवस्था, मजबूत द्विध्रुवीय व्यवस्था, व्यापक सार्वभौमिक व्यवस्था, अनुक्रमिक व्यवस्था अर्थात एक ध्रुवीय व्यवस्था, इकाई वीटो व्यवस्था रही है। कैप्लान के अतिरिक्त केनेथ वार्ड्स तथा रॉबर्ट ए कोहेन और जोसेफ नाई भी अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का उपयोग करते हैं। इमैनुअल वॉलरस्टीन ने व्यवस्था उपागम को विश्व व्यवस्था उपागम के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अध्येताओं, इसके बाद हम 6 चैप्टर यानी निर्भरता सिद्धांत में प्रवेश करते हैं। निर्भरता सिद्धांत 1950 के दशक के दौरान लैटिन अमेरिका में निर्भरता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के आलोचना के रूप में उभरा है। डास सैंटोस निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। निर्भरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार से प्रभावित रहती है। निर्भरता सिद्धांत के विद्वानों
ने अलग अलग सिद्धांतों पर निर्भरता सिद्धांत की व्याख्या की। राउल प्रीविस द्वारा मध्यम संस्करण, आंद्रे गुंडर फ्रैंक द्वारा रेडिकल या मार्क्सवादी लेनिनवादी, इमैनुअल वॉलरस्टीन द्वारा विश्व सिस्टम सिद्धांत बताए गए हैं। राउल प्रीविस लैटिन अमेरिकी देशों के पिछड़ेपन के लिए विकसित देशों के साथ व्यापार की प्रतिकूल शर्तों को जिम्मेदार कहते हैं। प्रीविस वैश्विक अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए एक संरचनात्मक दृष्टिकोण पेश करते हैं जो विकास या अविकसितता और कोर या परिधि के विरोध पर आधारित है। अतिवादी मार्क्सवादी लेनिनवादी निर्भरता सिद्धांतकारों, जिसमें आंद्रे गुंडर फ्रैंक बहुत प्रसिद्ध हैं, ने निर्भरता संबंध के पीछे वैश्विक पूंजीवाद के मकसद का अध्ययन किया है। फ्रैंक ने कहा है कि अविकसितता विकसित देशों के शोषण द्वारा बनाई गई स्थिति है, इसलिए एक समाजवादी क्रांति इस शोषणकारी और आश्रित रिश्तों से अलग होने का एकमात्र तरीका है। इमैनुअल वॉलरस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत एक व्यापक भौगोलिक ढांचे पर केंद्रित है। वॉलरस्टीन ने अर्ध परिधीय राज्यों की संकल्पना दी है, जो कि कोर राज्यों और परिधि राज्यों के मध्य तीसरी श्रेणी के राज्यों के रूप में होते हैं। इसमें इमैनुअल वॉलरस्टीन ने भारत और चीन को रखा है। सारांशतः निर्भरता सिद्धांतकार का कहना है कि कोर और परिधि के बीच आर्थिक संबंधों ने विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक विषमता को बढ़ाया है और विकासशील देशों में पिछड़ापन पूंजीवाद के उद्भव से निकलने वाली एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। निर्भरता उपनिवेशवाद के माध्यम से स्थापित हुई है और आज भी आर्थिक संबंधों के माध्यम से परिधि पर नियंत्रण बनाए हुए है। अध्येताओं, यहाँ पर हमने निर्भरता सिद्धांत के बारे में बताया है। यह निर्भरता सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंध को पढ़ने का एक दृष्टिकोण है या उपागम है, जो कि एक नवीन उपागम के रूप में जाना जाता है। निर्भरता सिद्धांतकारों ने यथार्थवादी सिद्धांत और व्यवस्था उपागम के सिद्धांतकारों की आलोचना करते हुए अपने सिद्धांत में यह कहा है कि किस प्रकार विकसित देश या कोर राज्य, जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, ने उपनिवेशवाद से प्रारंभ करके आज नव उपनिवेशवाद की स्थिति में भी अपने लैटिन अमेरिका और विकासशील देशों में, एशियाई देशों में अपना प्रभाव और अपना वर्चस्व बनाए रखा है। और यह वर्चस्व न केवल आर्थिक आधारों पर है बल्कि सांस्कृतिक आधारों पर भी। आगे हम रचनावाद के बारे में बात करते हैं। रचनावाद भी अंतरराष्ट्रीय अध्ययन को पढ़ने का एक दृष्टिकोण है। अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में रचनावाद एक सिद्धांतों की श्रृंखला है। यह मूलतः समाज शास्त्र के विषय में बहुत प्रमुखता से प्रयुक्त किया जाता है, जिसकी मूल मान्यता यह है कि हम अपने विचारों के अनुसार सामाजिक दुनिया का निर्माण करते हैं। रचनावाद के सिद्धांतकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध एक सामाजिक निर्माण है। राज्य, गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय संस्थान सामाजिक दुनिया में मानव संपर्क के उत्पाद हैं। इनका निर्माण सामाजिक मूल्यों, पहचान, मान्यताओं, नियमों, भाषा आदि के साथ मानव क्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संबंध के बहस में रचनावाद, नव यथार्थवाद और नव उदारवाद के बीच प्रतिक्रिया स्वरूप एक वैज्ञानिक और संश्लेषणात्मक आंदोलन के रूप में आया, जिसने यह कहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में हमें सामाजिक मान्यताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करना चाहिए। अध्येताओं, आज के लिए बस इतना ही।
आगे अन्य अगले अध्याय में बताया जाएगा।